चलिए, तो कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है ये हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, पहले उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटी, इसको लिख सकते हैं NU, और इसका यूनिट हम लोगों को, उसका डेफिनेशन हमको पता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। इसका यूनिट फंडामेंटल यूनिट और इसका यूनिट डिराइव यूनिट, ठीक है ना। और इन दोनों का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग ने 4 टाइप के पढ़ लिए, कौन कौन सा, CGS, FPS, MKS और SI, ठीक है ना। तो इतने टाइप के हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा बताओ, हमने कन्वेंशंस पढ़ ली। क्या पढ़े, कन्वेंशंस पढ़ ली, ठीक है ना। तो SI को लिखने के कन्वेंशंस पढ़े, और हमने डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ा, डायमेंशंस एंड इट्स यूजेस, उसके एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ ली, और यहाँ तक का हमारा अभी टॉपिक हुआ है। आज हमको पढ़ना क्या है, आज हमको पढ़ना है एक्यूरेसी, प्रिसीशन और अनसर्टेनिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे बताओ फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ऐसे पढ़ाता हूँ मैं कि नींद से भी उठा के तुमको पूछेंगे, तुमको आना चाहिए, समझे, ठीक है ना। फड़ 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 चैप्टर बोलने आना चाहिए कि ये चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। चलो भाई, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे, N × U। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या है, यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। उसके बाद यूनिट क्या होता है, एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। 1 मार्क का डेफिनेशन मिलता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद जो है फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन होती है, ऐसी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, यानी वो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। डिराइव क्वांटिटी की यूनिट को क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट का जो सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। कितने टाइप के सिस्टम पढ़ने हैं, 4 टाइप के पढ़ने हैं, कौन कौन सा, CGS, FPS, MKS, SI। CGS यानी क्या, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड मेजर करेंगे। उसके FPS में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड मेजर करेंगे। और MKS में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड मेजर करेंगे। SI में कितनी फंडामेंटल है, 7 फंडामेंटल। कितनी सप्लीमेंट्री, 2। सप्लीमेंट्री का फंडा क्या है, ये बाद में ऐड हुई थी, समझा, ठीक है ना। कितनी फंडामेंटल है बताओ, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सप्लीमेंट्री कौन है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। सप्लीमेंट्री में जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। इसके बाद जो है SI यूनिट जो होती है उसको लिखने के कन्वेंशंस है। कन्वेंशन मतलब क्या, आपस के सलाह मशवरे से जो रूल बनाए गए उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके कन्वेंशन कितने पढ़ाए थे, 8 कन्वेंशन कुछ पढ़ाए। सबसे पहला, जब भी यूनिट लिखो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। अगर फुल फॉर्म लिखना है तो सब स्मॉल, चाहे वो नॉर्मल यूनिट हो, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया हो, चाहे वो सिंबल हो, सब स्मॉल होगा। कैपिटल सिर्फ कब आएगा, साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए यूनिट का सिंबल, वो क्या आएगा, कैपिटल आएगा, समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यूनिट कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। यूनिट के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं आएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म का यूनिट है तो उसको 1 रेशियो में लिखेंगे, सिंगल रेशियो में लिखेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या देखे थे, और हाँ, अगर बहुत सारे यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे नहीं करना किसी का फुल फॉर्म लिख दिया, किसी का सिंबल लिख दिया, सभी का सिंबल लिख दो, ठीक है। ज़्यादा बेटर क्या है, सभी का सिंबल लिख दो, सिंबॉलिक फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट तो वही है कि सबका क्या करो, सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ा, इसके बाद पढ़ा जब भी प्रीफिक्सेस लगेंगे तो यूनिट से पहले लगेंगे, समझा, क्लियर हो गया। क्या क्या प्रीफिक्सेस याद कराए थे, नैनो को, अच्छा सबसे पहले डेका का मतलब क्या है, 10⁻⁴, हेक्टो 10⁻², किलो 10⁻3, उसके बाद मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9। उसके बाद क्या पढ़ा था, एक्सा पढ़ा था,
बच्चों को याद हो गया क्या? ये 10th के बच्चों को याद हो गया, ठीक है। एग्जा क्या पढ़ा था? 10⁻18, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो इसके बाद क्या पढ़ा था? नेगेटिव पावर वाले भी पढ़ लिए थे, उसमें क्या पढ़ा था? डेसी मतलब 10⁻1, सेंटी मतलब 10⁻2, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, उसके बाद नैनो 10⁻9, पीको 10⁻12 और आपका फेम्टो या फर्मी कह लो उसको 10⁻15, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब डायमेंशंस क्या होते हैं? पावर्स होते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं? पावर्स होते हैं, समझे, ठीक है ना। तो डायमेंशंस बेसिकली पावर्स है टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू गेट दैट रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, जब भी आप डायमेंशन लिखेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो आपको एल्गोरिथम को फॉलो करना है। एल्गोरिथम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला यूनिट एमएलटी। क्या बोल रहा हूं मैं? फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला यूनिट एमएलटी, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद क्या यूजेस में क्या थे डायमेंशंस के? बताओ। 3 यूजेस हम लोगों ने पढ़ लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, समझे। उसके बाद क्या? टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड क्या है? बोलो, थर्ड क्या है? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करने के काम में आता है। लिमिटेशंस में क्या पढ़ा था? डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं? बोलो। कांस्टेंट की वैल्यू। हाँ, सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन मतलब कमियां क्या है इसके अंदर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर फॉर्मूले में कोई डायमेंशनल कांस्टेंट आ रहा है तब भी हम लोग को रॉन्ग आंसर देता है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले को डिराइव कर सकते, प्लस माइनस आएगा तो डिराइव नहीं कर सकते। समझ आया? क्लियर हो गया। और अगर फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, उनका भी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। समझा? क्लियर हो गया। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे नए टॉपिक पे चलेंगे। हमारा नया टॉपिक क्या है? हमारा नया टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रिसीशन और अनसर्टेनिटी। तो पहले क्या करते हैं? एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में जानते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी में एक सवाल दिया है क्लॉक वाला। 2 आपको घड़ियाँ दी हुई हैं, उसमें आपको पूछा है ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, या एक्चुअली सवाल ये है कि आप कौन सी घड़ी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये वर्ड्स का मतलब समझते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से ये सिलेबस, ये सिलेबस की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस से ये टॉपिक रिड्यूस्ड है। ये टॉपिक बोर्ड के लिए यानी स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। समझा? क्लियर हो गया। लेकिन मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है ये, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। ये एक्यूरेसी, प्रिसीशन एंड अनसर्टेनिटी। क्या कह रहा हूं मैं? एक्यूरेसी, प्रिसीशन और अनसर्टेनिटी। तो एक्यूरेसी, प्रिसीशन, अनसर्टेनिटी, इसका क्या मतलब होता है? तो अनसर्टेनिटी तो समझेंगे, पहले एक्यूरेसी और प्रिसीशन को समझते हैं, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होता है? तो वो एक ओलंपिक में गेम होता है, कौन सा? शूटिंग वाला, पता है? अरे शूटिंग वाला गेम होता है ना, या फिर वो डार्ट वाला भी गेम होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं, बस वैसे ही कोई गेम। उसमें क्या है, ऐसे ये जो है यहाँ पर आप एम लगाते हैं तो ऐसा कुछ है, वैसे ही कुछ सिनेरियो है, ठीक है ना। आपके पास क्या है? आपके पास 3 शूटर्स हैं। कितने शूटर्स हैं? 3 शूटर्स हैं। अब वो 3 शूटर्स क्या कर रहे हैं? अपना अपना क्या करेंगे? शूटिंग करेंगे, है ना। तो अपना अपना क्या करेंगे? वो लोग शूटिंग करेंगे और हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं? शूटिंग कर रहे हैं। चलो, चलो ठीक है, आ जाओ। अब क्या? अब इसको समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। जो नंबर 1 शूटर है ना, वो क्या करता है? ध्यान सुनो। जो नंबर 1 शूटर है ना, वो क्या करता है? वो कंटिन्यूसली इधर हिट करता है। 1 2 5 शॉट्स मिले उसको, उसने क्या कर दिया? कंटिन्यूसली सेंटर में हिट करता गया, शूट करता गया। कहाँ लगा? उसके निशाने बता दिए मैंने आपको, ठीक। ये हुआ। सेकेंड जो शूटर है वो क्या करता है? वो जो है कभी इधर शूट करता है, 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 ठीक। थर्ड जो शूटर है वो क्या करता है?
वो कंटिन्यूसली इधर पे शूट करता जाता है, समझा? ठीक। अब अगर ये एग्जाम्पल या ये आपको रीडिंग समझ में आ गई कि वो क्या कर रहे हैं, तो आपको एक्यूरेसी और प्रिसीशन का मतलब समझ आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या है। आइए, एक्यूरेसी का मतलब होता है बच्चों, एक्यूरेसी का वो होता है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। वो ट्रू वैल्यू के जितना नज़दीक होगा हम बोलेंगे वो इतना एक्यूरेट है। समझ आ रहा है? कोई भी रीडिंग ये कहाँ पर होता है? एक्सपेरिमेंट में होता है। एक्सपेरिमेंट में आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, है ना? तो आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, तो आप ट्रू वैल्यू के जितना नज़दीक होंगे आप उतने ज़्यादा एक्यूरेट हैं। समझ आई बात? ठीक। उसके बाद प्रिसीशन का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी ऑफ रीडिंग। रीडिंग की रिपीटेबिलिटी को क्या कहते हैं? रीडिंग की रिपीटेबिलिटी को कहते हैं प्रिसीशन, प्रिसाइज। ठीक है ना? तो रिपीटेबिलिटी ऑफ रीडिंग क्या होता है? प्रिसाइज होना, यानी प्रिसीशन होना। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनश्योरिटी। इसकी भी जरूरत नहीं है, अभी आगे बताऊंगा इसको क्या है अनश्योरिटी। अब मुझे बताओ, ये जो यहाँ पर शूटिंग हो रही है इसमें ट्रू वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये गोला, ये सर्कल, ये क्या है? ट्रू वैल्यू। तो जो फर्स्ट शूटर है वो क्या कर रहा है? वो बिल्कुल क्या कर रहा है? ट्रू वैल्यू के नज़दीक हिट कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये कैसा है? एक्यूरेट है। इसके शूटिंग में एक्यूरेसी है। क्यों? क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू है। समझा? ठीक। ये क्या? अच्छा, ये कैसा बताओ? थर्ड कैसा है वो बताओ? क्या वो ट्रू वैल्यू के पास है? नहीं, थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्या एक ही जगह हिट कर रहा है कंटिन्यूसली? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक ही जगह हिट कर रहा है। तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये प्रिसाइज है। क्या इसके अंदर एक्यूरेसी है? नहीं, एक्यूरेसी नहीं है। समझे? इसके पास क्या है बताओ जरा? एक्यूरेसी तो है, और साथ ही साथ क्या है? ये एंड प्रिसाइज भी है। क्यों प्रिसाइज है बताओ? एक तो क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू है, और साथ ही साथ वही जगह पे रिपीट करते जा रहा है ये। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी भी है, प्रिसीशन भी है। इसके पास क्या है? सिर्फ प्रिसीशन है, एक्यूरेसी नहीं है। समझा? क्लियर हो गया? और इसके पास ना तो एक्यूरेसी है ना तो प्रिसीशन है। समझा? इससे बेटर एग्जांपल नहीं हो सकता इसको समझाने का। क्लियर हो गया? मैं भी सिर्फ डेफिनेशन रटा सकता था, टेक्स्ट बुक में वही दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जांपल दो तो दिमाग में बैठ जाता। अच्छा, एक्यूरेसी का मतलब क्या मतलब? क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। जो रीडिंग ट्रू वैल्यू की जितना क्लोज होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट है। समझ आता है? ठीक। इसके बाद जो है, इसके बाद यहाँ पर आपके पास प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब क्या? रिपीटेबिलिटी ऑफ द रीडिंग। मतलब क्या? आप बार बार क्या करें? वही रीडिंग दें। और उसके बाद ये क्या है? ना तो प्रिसाइज है ना तो एक्यूरेट है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के और समझाने की कोशिश करता हूँ फिजिक्स का। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इससे समझ आता है कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीशन क्या है, लेकिन फिजिक्स में कहाँ काम आएगा वो समझाता हूँ मैं। फिजिक्स में जैसे हमारे पास क्या है, कोई थर्मोमीटर है। कोई थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर क्या करता है? प्रेशर मेजर करता कि नहीं? हाँ, यही हुई ना बात। थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। अब कोई अपने पास थर्मोमीटर है और सराउंडिंग की रीडिंग जो है हमने कोई बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट से निकाली। सराउंडिंग की रीडिंग जो आ रही है टेम्परेचर की, वो आ रही है फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस। कितनी आ रही? 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक थर्मोमीटर है। वो थर्मोमीटर हमने ये जो रीडिंग निकाली थी वो बहुत अच्छे कोई इंस्ट्रूमेंट से निकाली थी। कितनी निकाल के रखी? वो 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या है? इसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ट्रू वैल्यू। अब हमारे पास जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो है हमारे पास थर्मोमीटर है, हम उससे क्या करते हैं? 4-5 बार सराउंडिंग की टेम्परेचर की रीडिंग निकालते हैं। ठीक है ना? उसका जो रीडिंग आता है वो आता है 24.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बार जब रीडिंग निकालते हैं तो 24.7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब रीडिंग निकालते हैं तो 24.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद निकालते हैं 24.9 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। और कभी निकाला तो 24 फिर से आया 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या ये एक्यूरेसी है इसके अंदर? हाँ है एक्यूरेसी, 25 के बिल्कुल पास ही है। क्या इसके अंदर प्रिसीशन है? हाँ प्रिसीशन भी है। क्यों प्रिसीशन है? देखो 24.5 क्या है? बार बार रीडिंग देता है।
समझा, क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा थर्मोमीटर 1 है, ये थर्मोमीटर 1 के पास क्या है, एक्यूरेसी भी है और प्रिसीशन भी है। एक्यूरेसी का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस ही बताए, बस उसके बिल्कुल नज़दीक में बताए। अब मैं और एक थर्मोमीटर लेता हूँ, अब मैं लेता हूँ थर्मोमीटर 2। जब मैं थर्मोमीटर 2 लेता हूँ, नज़र आ रहा है ना उसमें, थर्मोमीटर 2 में जब लेता हूँ मैं, अभी रीडिंग कितनी है सराउंडिंग की, 25 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोमीटर 2 जो है, ये जो है पहले रीडिंग देता है 22 डिग्री सेल्सियस, फिर रीडिंग देता है 23 डिग्री सेल्सियस, फिर रीडिंग देता है 20 डिग्री सेल्सियस, फिर रीडिंग देता है 24 डिग्री सेल्सियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ। क्या इसके अंदर एक्यूरेसी है? नहीं। क्या इसके अंदर प्रिसीशन है? नहीं, प्रिसीशन भी नहीं है। क्यों प्रिसीशन नहीं है? अरे कभी 24 बता रहा है, कभी 23 बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है, समझ आ रहा है? ना एक्यूरेसी है ना प्रिसीशन है, समझा। अब मैं लेता हूँ मतलब ये क्या है, ये चाइना का है, ठीक है। ये थर्मोमीटर कैसा है, ये चाइना का थर्मोमीटर, ठीक है। तो अब मैं लेता हूँ थर्मोमीटर 3। तो अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू। अब जो मेरे पास एक थर्मोमीटर है वो रीडिंग देता है 23.5 डिग्री सेल्सियस, फिर नेक्स्ट टाइम रीडिंग लिया, फिर लिया 23.5 डिग्री सेल्सियस, फिर रीडिंग लिया, फिर देता है 23.5 डिग्री सेल्सियस, फिर रीडिंग लिया 23.6 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ क्या इसके अंदर एक्यूरेसी है? नहीं। एक्यूरेसी कब होती? जब 25 के बिल्कुल पास होता, एक्यूरेसी नहीं है। क्या प्रिसीशन है? हाँ प्रिसीशन है, यानी अगर इसको थोड़ा सा सही कर दिया जाए तो क्या होगा, ये सही रीडिंग देना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रिसीशन है ना। सही रीडिंग का मतलब क्या, जो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, समझा, क्लियर हो गया। तो ये इसका मतलब है, क्लियर हो गया, समझे। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं सिर्फ थ्योरेटिकल बातें, लैब में जाने के बाद क्या ही होता है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता है ना। हम लोग जानते हैं लैब में कैसी रीडिंग लिखते हैं। यहाँ पर तो मैंने देखा है एक्सपेरिमेंट साल भर कुछ नहीं कराते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, जर्नल उठा के दे देते हैं, ये जर्नल कॉपी करके ले आओ। होता है, ऐसे ही होता है, कई कॉलेजेस में होता है। थाने की कॉलेज में मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के गया था, SBJ जूनियर कॉलेज में। तो वो ऐसा हो गया कि वहाँ पर जब मैं वहाँ पर एंटर किया तो उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं नीचे ऑफिस में बैठूँगा, मैं देखने नहीं जाऊँगा कि लैब में क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे देखना है, चलो लेके ऊपर। तो उन लोग मेरे को ऊपर लेकर गए। तो जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर पहुँचा तो उस कॉलेज में, कॉलेज मतलब वो स्कूल था 10 तक का और 2 साल का जूनियर कॉलेज समझ लो अटैच था। तो उस कॉलेज में एक ही लैब थी, उसी में फिज़िक्स, उसी में केमिस्ट्री, उसी में बायो, उसी में मैथ्स का भी तो लैब होता है ना, मैथ्स लैब भी तो होता है, इंग्लिश का भी लैब होता है, समझे, ठीक है ना। तो एक ही लेबॉरेटरी थी और उसमें चारों चीज़ें कराते थे वो लोग, और उसमें अपैरेटस भी सब टूटे फूटे थे। फिर मैं बोला क्या बच्चे कहाँ हैं, तो बोले सर वो बेचारा वो जो मेरे साथ में आया था प्यून, वो डर डर के बोलने लगा सर बच्चे हैं ना ये क्लासरूम में। तो मैं क्लासरूम में गया तो सब बच्चे बैठ के जर्नल कॉपी कर रहे थे, जर्नल में से वो रीडिंग कॉपी कर रहे थे पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। मैंने कुछ बोला नहीं, बच्चों को तो कुछ नहीं बोला, बच्चों की क्या ही गलती। मैं नीचे गया, जो वहाँ पर कंसर्न अथॉरिटी थी उनसे बात की, बोला ये क्या है। तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ देखूंगा नहीं, मैंने तो सब चेक किया, क्या है क्या नहीं सब चेक किया। उसके बाद उन लोगों बच्चों को तो कुछ नहीं आता था। तो फिर बच्चों से मैंने बातचीत की और फिर एक्सपेरिमेंट भी जितने हो सके मैंने करवाने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन वो यही हाल है, मैं बता रहा हूँ अभी यही हाल है। आगे भी बहुत सारी कहानी हुई, फिर वाइवा में भी इन लोगों को अच्छा खासा पूछा मैंने उनको। हाँ मार्क्स दिए मैंने बच्चों को, मैंने ये नहीं कहा कि उनके मार्क्स काटे, मैंने अच्छे मार्क्स दिए उनको। 30 में से किसी बच्चे को 27 से नीचे तो दिए ही नहीं मैंने। हाँ 27 से नीचे एक्सपेरिमेंट कहाँ ही किए थे वो लोग, बेचारे साल भर तो कुछ भी नहीं किए थे, लेकिन 30 में से 27 के नीचे नहीं दिया मैंने। लेकिन वो अथॉरिटी को अच्छा खासा सुना के ज़रूर आया था। फिर पढ़ाना चाहिए ना बच्चों को, कराना चाहिए, लैब बनाओ। एक स्कूल चलती है ना तो उसको इतना प्रॉफिट ज़रूर हो जाता है कि वो अलग अलग लैब्स बना ले। अगर वो नहीं बनाता है ना तो निकम्मे हैं ये अपने पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बस। एटलीस्ट लैब तो बना लो, अपैरेटस तो ले आओ, इतना तो कर लो कम से कम, ठीक है। चलो जो भी आओ। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, हाँ ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं कि रीडिंग कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। जबकि जो हमारी लैब में है वो तो बच्चे अब क्या ही करते हैं एक्सपेरिमेंट में जानता हूँ, ठीक है। चलो जो भी। तो मैं जहाँ पर था अपने जूनियर कॉलेज में CST पर, तो हमारे कॉलेज में तो जो अपैरेटस होते थे वो बाबा आदम के ज़माने के होते थे, समझे, एकदम पुराने अपैरेटस। उससे क्या ही रीडिंग आएगी, उसके अंदर क्या एक्यूरेसी होगी, समझे, बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट, एकदम पुराने। तो वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता था, ठीक है। तो
ये इसकी कहानी है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग क्या चाहते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंटर क्या चाहता है कि उसकी जो भी रीडिंग निकले वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, क्योंकि आप एक रीडिंग तो नहीं लेते ना। एक्सपेरिमेंट अगर तुमने कभी देखा भी होगा, अभी करना तो दूर की बात है, गए नहीं स्कूल, कभी देखा भी होगा, तो हम लोग कभी भी एक रीडिंग नहीं लेते, हम लोग क्या करते हैं, बार बार रीडिंग्स लेते हैं ताकि उसके अंदर का एरर कम हो जाए। समझा, क्लियर हो गया। चलो, तो रीडिंग हम लोग कभी भी एक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे एक रीडिंग में काम बन जाना चाहिए, नहीं बनता ना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी मेजरमेंट यहाँ पर परफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। दुनिया में कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हर मेजरमेंट में क्या होती है, गलती होती है। इसी वजह से ईद के टाइम पे क्या होता है, ड्रेस खराब हो जाता है, समझे। तो ईद के टाइम पे ड्रेस क्यों खराब करता है टेलर, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है, समझे ना। चलो, ये तो ये हमने को समझ में आ गया। फिर बच्चे सवाल पूछते हैं, सर मेजरमेंट परफेक्ट नहीं तो ट्रू वैल्यू कहाँ से आ गई। तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार मेजरमेंट लेते हैं। बार बार मेजरमेंट लेने के बाद फिर उनका एवरेज निकालते हैं, फिर जो एवरेज आता है ना वो उसकी ट्रू वैल्यू मानी जाती है। समझा, क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो, तो एक्यूरेसी समझ आ गया। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी बोलो भाई, एक्यूरेसी क्या चीज होती है, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। प्रिसीशन क्या होता है, बोलो भाई। प्रिसीशन का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी ऑफ द रीडिंग की रिपीटेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर रिपीट हो रही है तो हम लोग बोलेंगे प्रिसाइज भी है। अनसर्टेनिटी के ऊपर अब आते हैं। अनसर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है श्योर। सर्टेन का मतलब क्या होता है, श्योर, पक्का। अनसर्टेन मतलब नॉट पक्का, है ना। मतलब क्या, अनश्योर। तो ये मतलब होता है अनश्योर। क्या मतलब होता है, मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, इस मार्कर की लेंथ को मेजर करते हैं। क्लास में जितने ही बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि मार्कर की क्या करो, लेंथ को मेजर करो। तो क्या सबकी रीडिंग सेम आएगी, नहीं। सबकी रीडिंग में कुछ ना कुछ क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास फॉर एग्जांपल स्केल है, ठीक है ना। इस तरीके से उसमें क्या है, मार्किंग्स है। ऐसे कुछ क्या है, इसके अंदर मार्किंग्स है। चलो, अब जो है हमारा ये जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये क्या अपना 0, ठीक है। अब क्या, उज़ैर को मैं बोलता हूँ क्या करो, लेंथ को मेजर करो। उज़ैर क्या करता है, देखो ये 5 है और ये क्या होगा फिर 5.5 होगा, ठीक है ना। तो उज़ैर क्या करता है, मार्कर लेके ऐसे लगा देता है, ऐसे लगा देता है, ठीक है ना। अब क्या, अब बोलता है सर, उज़ैर बोलता है कि सर ये तो यहाँ तक तो 5 सेंटीमीटर तय, ये भी क्या है 5.5, लेकिन वो 5.5 पे एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, 5.5 से थोड़ा सा आगे और 6 से थोड़ा सा पीछे, है ना। ऐसे ही बोलता है उज़ैर। तो उज़ैर बोलता है कि सर इसकी रीडिंग होगी, इसकी लेंथ होगी 5.5, और वो अपने हिसाब से क्या करेगा, तुक्का मार देगा। वो बोल देगा अच्छा 6 के थोड़ा करीब है ना, 5.5 से दूर है, तो ये होगा 5.57, ठीक है ना, ठीक है। मतलब लास्ट डिजिट का क्या कर दिया उसने, तुक्का मार दिया। 5.5 तो श्योर था, क्या वो 6 है, नहीं। क्या वो 5.5 एग्जैक्टली है, नहीं। वो 6 और 5.5 के बीच में, समझे। तो इसमें तो श्योरिटी है, लेकिन इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी। अगर मैं बोलता हूं कि क्या करो, एक स्टूडेंट को मैं बोलता हूं कि क्या करो, लेंथ मेजर करो, तो वो बोलेगा अच्छा 5.5 तो पक्का है, लेकिन वो क्या करता है कि ये 7 था ना, उसने क्या कर दिया, उसने उसको रिपोर्ट कर दिया 5.55 या 5.56 रिपोर्ट कर दिया। समझ आ रहा है। मतलब अगर इस मार्कर की लेंथ को एक क्लासरूम में हर एक बच्चे को बोला जाए कि लेंथ मेजर कर लो, तो सबकी लेंथ सेम नहीं आने वाली। समझ आ गया। कुछ डिजिट्स में तो श्योरिटी होगी कि हाँ ये इतना है, और कुछ डिजिट्स में क्या होगी, अनश्योरिटी होगी। समझा,
क्लियर हो गया। तो ये जो अनश्योरिटी वाला पार्ट है ना, ये भी आगे कंटिन्यू होगा, इसके आगे के टॉपिक में, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। तो मेजरमेंट में हमेशा आपको श्योरिटी नहीं मिलेगी, हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा, अनश्योरिटी रहती है। समझ आई बात, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये लिख लो फटाफट से, फिर मैं आपको उसका अनश्योरिटी के बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ। इसके बाद जो है ये 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर कि जो पॉसिबल अनश्योरिटी आती है ऑब्जर्वेशन में, है ना, उसके कुछ फॉलोइंग रीजंस यहाँ पर आपके बुक में दिए हैं। ठीक है, बस को रीड कर लेते हैं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9th में काम आएगा, बोर्ड में तो है ही नहीं, यानी स्कूल के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज़, ठीक है ना। तो इंडिया का माल है कि चाइना का माल है ना, तो इस पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, तो क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपने इंस्ट्रूमेंट की कौन सी क्वालिटी यूज़ की, कैसे क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है। स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। हो सकता है कि वो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसको प्रॉपरली टेम्परेचर लेना नहीं आता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, समझे। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको आपकी बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वो थर्मोमीटर लेके लो लगाओ यही तो करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, इससे आपको सही रीडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपके बॉडी को टच हुआ क्या वो, नहीं हो तो कपड़ों में ऐसा दे रहा है रीडिंग, आपको ऐसे ही देता ना रीडिंग वो। तो इसका मतलब क्या हमारा जो एक्सपेरिमेंटर है वो थोड़ा सा क्या अनस्किल्ड है। हम ऐसे ही करते हैं। सही रीडिंग कब मिलेगी, जब यहाँ रखा जाएगा उसको, ऐसे हमने डॉक्टर ऐसे ही करवाता है ना, हाँ, तब आपको सही बॉडी टेम्परेचर मिलता है। ठीक है ना। तो ज़्यादा बेटर एक्सपेरिमेंटर कौन है, हमारी मम्मी है, डॉक्टर, समझे, ठीक है ना। तो मम्मी लोग तो यहाँ लगा करके क्या करते हैं, टेम्परेचर ले लेते। तो एक्सपेरिमेंटर के क्या है, स्किल पे भी डिपेंड करता है कि हुनर है कि नहीं उसको एक्सपेरिमेंट करने का। ठीक है, उसके बाद क्या, द मेथड्स यूज फॉर मेजरमेंट, ठीक है ना। तो मेजरमेंट के मेथड पे भी डिपेंड करता है, आप कौन सा क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि अनसर्टेनिटी आएगी नहीं आएगी। उसके बाद जो है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई, अगर आप लोग क्या करते हो, मेटल का रॉड लेते हो, उसको हीट करते हो, तो उसका क्या होता है, लेंथ में वेरिएशन आता है। क्या होता है, लेंथ में वेरिएशन आता है। हीट करो या उसको कूल डाउन करो तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन आता है। या फिर हमको कोई ऐसा गैस का एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रखना था, और सराउंडिंग पे ही रख सकता है, सराउंडिंग ही रख सकता है। लेकिन ऐसा हो गया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स होता नहीं है, कुछ टाइम में वो टेम्परेचर में गिरावट आ गई, या टेम्परेचर बढ़ गया, 25 से वो क्या हो गया, 27-28 कुछ हो गया। तो हमको रखना कितना था गैस को, 25 डिग्री सेल्सियस पे, हो कितना गया, 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये अनअवॉइडेबल है ना, तुम सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये भी हो सकता है, समझा, क्लियर हो गया। तो अनसर्टेनिटी ये वजूहात की वजह से आ सकती है, ठीक है ना, उर्दू में ये कहते हैं, वजूहात की वजह से आ सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। कैन यू टेल इफ 10 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ क्लॉथ अप टू अ मिलीमीटर यूजिंग अ मीटर स्केल, डू यू थिंक दैट आंसर विल बी आइडेंटिकल। एक मीटर स्केल लेकर के आपको एक कपड़े का लेंथ मेजर करने दे दिया जाए क्लास के स्टूडेंट्स को, तो क्या सबके आंसर सेम होंगे, नहीं होंगे। समझे, क्लियर हो गया ना। क्यों, रीज़न क्या है, मीटर स्केल दिया गया है तो मीटर में मेजरमेंट करेगा, और आपको कब कहाँ तक बोला है, मिलीमीटर का मेजरमेंट नहीं कर सकता ना, मिलीमीटर का मेजरमेंट तो और छोटा होता है, तो उसको प्रॉपर रीडिंग कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब हर एक की रीडिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। इसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। तो अनसर्टेनिटी क्यों होती है, बताओ ज़रा जल्दी से रिवाइज कर लो। अनसर्टेनिटी क्यों होती है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कैसी है, दूसरा एक्सपेरिमेंटर का स्किल कैसा है, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा
कि मेथड कौन सा लिया गया है, इस पर भी तो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता दूँ इसमें कि मुझे बताओ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी है, स्पीड लिमिट क्या है? ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, इसके आगे ये मैक्सिमम स्पीड है, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। पता है इसके बारे में? नहीं। अच्छा, इस दुनिया में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ना, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा हूँ मैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी लाइट 1 सेकेंड में कितना भागती है? 3 लाख किलोमीटर। मुमरा कितना है? कितना है मुमरा? लगभग 1.5 किलोमीटर का, वन साइड लगभग 1.5-2 किलोमीटर, समझा? ठीक है ना। तो हाँ, तो ये लाइट की स्पीड क्या होती है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट, इतना तेज चलती है लाइट, समझे? इससे ज़्यादा स्पीड इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। समझ आई बात? ठीक है ना। चलो, तो इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होती है लाइट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब क्या, एक एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ साल पहले जिसमें पता ये लगा था कि न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा है। क्या पता लगा? ये पता लगा कि न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल होता है, उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा है। ये पता लगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो फिर इसके बाद पूरी दुनिया में तो हलचल हो गई ना भाई। रिलेटिविटी जो पूरा सब्जेक्ट है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है कि इस दुनिया में अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है या कोई भी चीज़ हो, उसकी स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कोई भी इससे ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता। समझ आया? ठीक है ना। अब क्या, अब न्यूटन ने इससे ज़्यादा तेज़ भाग गया, ठीक। अब क्या हुआ, अब जो है यही एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से किया गया, एक नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट ने किया, और फिर उसने बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट था उसने तरीका गलत लिया था और कैलकुलेशन में भी मिस्टेक थी। समझा? तो मेजरमेंट का मेथड क्या था? रॉन्ग था, उसने गलती कर दी थी। समझे? तो तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि आप कौन सा मेजरमेंट का मेथड ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग कैसे आएगी। समझा? क्लियर हुआ? ठीक, चलो भाई, तो ये भी क्लियर कर दिया मैंने आपका। और उसके बाद तो लास्ट पॉइंट तो बता ही दिया था ना, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। अब जो है एरर इन मेजरमेंट पे चलते हैं। अब जब भी मेजरमेंट होगा तो परफेक्ट तो होगा ही नहीं, तो उसके अंदर क्या होगा? एरर होगा। तो एरर इन मेजरमेंट जो है आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और भी कई सारे होते हैं लेकिन बुक में जो दिए हैं पहले मैं वो कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो एरर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी बुक के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स और एक टाइप होता है रैंडम एरर्स। एक होता है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा क्या होता है? रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर जो होता है उसके 3 टाइप आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक, सिस्टमैटिक एरर के। उसमें सबसे पहला है आपकी बुक में इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा जो एरर है वो है एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक्निक। एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक्निक। उसके बाद क्या, थर्ड जो आपकी बुक में दिया है वो है पर्सनल एरर। और ये तो है रैंडम एरर। ठीक है ना। चलो, तो एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एरर क्या होता है? एरर बोलते हैं किसको, ये बताओ। एरर क्या होता है? एरर मतलब गलती, है ना। पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक एरर और मिस्टेक में फ़र्क करती थी, अब ऐसा नहीं करती। ठीक है, ये जो टेक्स्ट बुक बनाई हुई है ना, ये टेक्स्ट बुक अब तक की बेस्ट टेक्स्ट बुक है। इससे बेटर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस नहीं आया, सबसे अच्छा सिलेबस है। ठीक है ना, उसको ढंग से पढ़ाने वाला अगर टीचर मिल जाए ना, बहुत अच्छा, बहुत आगे लेके जा सकती है टेक्स्ट बुक आपको, ऐसी टेक्स्ट बुक है। ठीक है ना। चलो, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरर का मतलब क्या होता है। एरर का मतलब होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना है और मेजर्ड वैल्यू कितना है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसी को एरर बोलते हैं। ट्रू वैल्यू हमारा था 25 डिग्री सेल्सियस, मेजर्ड वैल्यू है फॉर एग्जांपल 24.5, तो एरर कितना है? 0.5 डिग्री सेल्सियस।
समझा, क्लियर हो गया। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग एरर बोलेंगे, वही एरर होता है। समझा, क्लियर। मॉड क्यों लगा है, क्योंकि एरर नेगेटिव भी हो सकता है उसने रीडिंग मेजर कर लिया इतनी 26 डिग्री सेल्सियस, तो ट्रू वैल्यू कितनी है 25, मेजर्ड कितना है 26, तो कितना आंसर आएगा, तो मॉड लगेगा तो क्या होगा, समझा, क्लियर हो गया ना, ऐसा है। तो ये तो एरर यही होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, उसके डिफरेंस को। सिस्टमैटिक एरर जो प्रॉपरली एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही होता है, फिक्स्ड होता है कि एरर होगा और इतना ही होगा, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर, एरर होगा लेकिन कितना होगा नहीं पता, लेकिन एरर हो जाएगा, समझा, क्लियर हो गया। तो मेजरमेंट होगा तो एरर होगा। अब एरर भी दो टाइप के हो सकते हैं, सिस्टमैटिक होगा यानी प्रॉपर अमाउंट में होगा, और ये रैंडमली कैसा भी हो सकता है। एक एक करके समझाता हूँ मैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बनी की दुकान पे जाओ, बनी की दुकान पे आने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखो, उस पर कुछ भी नहीं रखते ना, तब भी वो रीडिंग बताता है, समझे, कुछ भी नहीं रखोगे तब भी 0.1 किलोग्राम आ रहा है उस पर, तो वो क्या है, ज़ीरो एरर। क्या बोलते हैं इसको, और इंस्ट्रूमेंट का एरर है ना, इंस्ट्रूमेंट का एरर है, इसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। जिसको मेजर नहीं भी किया तब भी रीडिंग बता रहा है उस पर, तो उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर बोलते हैं उसको। समझ आया, क्लियर हो गया। तो वो बेसिकली कैसा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंडर आता है। इसकी भी सब कैटेगरी बनती है, लेकिन क्यों दिमाग खपाने का, आता ही है, इतना पढ़ना है थ्योरी उतना याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना है, इतनी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा एंट्रेंस एग्जाम में, सॉल्विंग वाला पार्ट, वो बताऊंगा अभी आगे में, इसमें आएगा अभी। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का एक एग्जांपल क्या है, ज़ीरो एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट का एरर, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद क्या, एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक्निक्स। इम्प्रॉपर टेक्निक की वजह से, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करते तो इम्प्रॉपर टेक्निक हो सकती है, टेक्निक इम्प्रॉपर है ना, मम्मी की टेक्निक अलग है, डॉक्टर की टेक्निक अलग है, समझे, उसकी वजह से भी क्या आ सकता है, एरर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल एरर, पर्सनल एरर हो सकता है कि जो एक रीडिंग लेने वाला है आलसी है, ले लिया कैसी भी रीडिंग, ध्यान नहीं दिया, पैरालैक्स की वजह से गलत रीडिंग ले लिया। जैसे आप अगर 10th स्टैंडर्ड में कोई एक्सपेरिमेंट करते तो उसके अंदर है ना ऐसे वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर में ना ऐसी मार्किंग्स होती हैं, इस तरीके से मार्किंग्स होती है वोल्ट मीटर में, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ये इधर दिखा रहा था, जो पॉइंटर था वो इधर था, लेकिन वो अगर ऐसे देखेगा ना, ऐसे देखेगा ना, इसको ऐसे देखेगा तो ये पॉइंटर को इधर की तरफ जाएगा, इसको पैरालैक्स बोलते हैं, समझे। आपको रीडिंग कैसे लेनी होती है, बिल्कुल सामने खड़े होकर रीडिंग लो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे सामने खड़े होकर रीडिंग लेनी पड़ती है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे देखेंगे ना तो आपको क्या करेगा, पॉइंटर थोड़ा इधर नजर आएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो घर में जो वॉल क्लॉक होती है ना, उसको पहले सामने से देखो और उसके बाद उसके कांटे को क्या करना, ऐसे साइड से देखना, समझे। तो आपको क्या लगेगा, एग्जैक्टली वहाँ नहीं दिखेगा, वो थोड़ा इधर या उधर देखेगा। आप यहाँ से देखोगे तो इधर देखेगा, यहाँ से देखोगे थोड़ा सा उधर दिखेगा, समझे। तो ये कौन सा एरर है, पर्सनल एरर है, समझे। प्रॉपर रीडिंग नहीं ले रहा ना, तो ये पर्सनल एरर है, ठीक है। चलो भाई, जैसे कई सारे एरर हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर इस सेंस में भी हो सकता है कि कोई थर्मोमीटर, जैसे अपन ने वो थर्मोमीटर देखा, चाइना का थर्मोमीटर, तो वो बनाया ही गलत है, तो वो बनाया ही गलत तो क्या करेगा, गलत ही रीडिंग देगा, समझा, क्लियर हो गया। कभी कभी कंपस की, मैग्नेटिक कंपस पता है, जैसे डायरेक्शन पता करते हैं, मैग्नेटिज्म तो पढ़ा है ना 10th में, से डायरेक्शन पता करते हैं। तो जो मैग्नेटिक कंपस होता है उसकी नीडल सेंटर में लगी होती है, कहाँ लगनी चाहिए, सेंटर में। लेकिन अगर वो सेंटर की जगह थोड़ा सा भी कहीं गलत लग जाए तो क्या करेगा, गलत रीडिंग दे देगा। तो वो कैसा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, समझा। ये फ़ैन का रॉड है, फ़ैन दिख रहा है, फ़ैन पे रॉड लगा हुआ है। अब वो रॉड को थोड़ा सा साइड में खिसका देते हैं और फ़ैन की मुंडी को थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब बताओ क्या उतनी तेज़ घूम पाएगा फ़ैन, नहीं। तो कैसा एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है भाई, इंस्ट्रूमेंट का एरर है, समझ आई बात। तो ऐसा हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही एरर है, और ये क्या है, टेक्निक का एरर है, और ये क्या है, पर्सनल एरर है। रैंडम एरर क्या हो सकता है, रैंडम एरर कुछ इस सेंस में हो सकता है कि जैसे हम लोग को क्या करना था, कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह पे ही रखना था, उसकी मूवमेंट नहीं करवानी थी, लेकिन आप उसको कहाँ कर रहे हैं, आप उसको लैब में कर रहे हो, लैब में खिड़की खुली और खिड़की से हवा आ गई। उसने क्या कर दिया, हवा इतनी ज़ोर से नहीं आई, थोड़ी सी हवा आई और उसने क्या कर दिया, उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये क्या है, रैंडम एरर है। आपको पता था कि ये एरर होने वाला है, नहीं, या सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो गया,
ये आपके हाथ में नहीं है ना, टेम्परेचर को बढ़ना बढ़ाना घटाना आपके हाथ में नहीं है, तो ये भी क्या है, रैंडम एरर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। और वोल्टेज का कभी है, जैसे आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहता है, आपको वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट, आपको कितना चाहिए 12 वोल्ट, और वहाँ से आ गया 15 वोल्ट, तो अब क्या होगा, एरर आ जाएगा ना रीडिंग में, तो ये एरर है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ एरर क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसको एरर कहते हैं, ठीक है ना। और कितने टाइप के एरर होते हैं, 2 टाइप के, कौन कौन सा, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में 3 टाइप है, कौन कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक्निक और पर्सनल एरर। और सबका मतलब समझा दिया मैंने, बस इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। कॉपी कर लो। चलो देखो, तो अभी जो है और क्या है देखिए, तो एरर मैंने आपको बता दिया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर, यानी क्या, अगर रीडिंग में एरर आ रहा है, ठीक है सर आ रहा है, अब वो एरर को मेजर कैसे करेंगे, कोई तरीका है क्या उसको मेजर करने का, तो आइए उसको हम लोग मेजर करना सीखते हैं। तो हमारा अब मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा है एस्टिमेशन ऑफ एरर। एरर का एस्टिमेशन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो एरर का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, शायद समझ आ जाए इससे। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इसमें निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो जो आपका एब्सोल्यूट एरर होता है उसका क्या करने का मैं आपको समझाता हूँ। एब्सोल्यूट एरर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला बताया था मैंने वो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। और ये क्या है आपका, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। तो मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रू वैल्यू आएगी कहाँ से, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट तो होता नहीं है, तो ट्रू वैल्यू कहाँ से आती है, मीन लेंगे आप, समझा। आपके पास रीडिंग आ गई, रीडिंग का क्या करेंगे आप लोग, मीन लेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो बेसिकली अब हमारे पास, मैं आपको एक वो बताता हूँ, देखिए ध्यान से, कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। हमारे पास क्या हुआ है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है, यहाँ वोल्टेज है और यहाँ करंट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट, जैसे ओम्स लॉ, जैसे कि आपका ओम्स लॉ। तो आपका ओम्स लॉ है, उसमें आप क्या करेंगे, वोल्टेज लगाएंगे। ओम्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या है ओम्स लॉ, बोलो बोलो पहले, ओम्स लॉ क्या है बोलो रे बोलो, ओम्स लॉ क्या है, अरे बोलो ओम्स लॉ क्या है, नहीं पता। अगर आपने क्या कर दिया, कोई रजिस्टर लिया, उससे आपने एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना, वोल्टेज लगाया आपने, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर करंट फ्लो होगा इसके अंदर, तो ये बेसिकली ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ बताता है कि जो आपने वोल्टेज लगाया ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, ये बताता है ओम्स लॉ, ठीक है ना। यानी क्या, आपने लगा दिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया 2 वोल्ट की बैटरी, तो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। आपने लगा दिया, आप 2 वोल्ट के बजाय 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो करंट हो जाएगा 2 एम्पियर, समझा। आपने क्या कर दिया, 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, करंट हो गया 3 एम्पियर। मतलब क्या, आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, उसका पावर बढ़ाते जा रहे हैं, तो सर्किट में करंट भी बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया ना, समझ आ गया, ठीक है। तो यही है, तो वोल्टेज आप क्या करते हो, आप वोल्टेज को 0 रखते हो, करंट भी 0 होता है। 0 वोल्ट 0 एम्पियर। वोल्टेज को रखते हो 1 वोल्ट, करंट हो जाता है 1 एम्पियर। वोल्टेज को रखते हो 2 वोल्ट, करंट हो जाता है 2 एम्पियर। वोल्टेज को रखते हो 3 वोल्ट, करंट हो जाता है 3 एम्पियर, समझा। वोल्टेज को रखते हो, या फिर ऐसे कर दो उसको, 1 वोल्ट रखा, हो गया 2 एम्पियर। 2 वोल्ट रखा, ये हो गया 4 एम्पियर।
3 वोल्ट रखा, ये हो गया आपका 6 एम्पियर। 4 वोल्ट रखा, ये हो गया आपका 8 एम्पियर। समझे? तो आपने क्या कर दिया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपने क्या किया, वोल्टेज को चेंज करते गए, उसके हिसाब से क्या हो गया, करंट भी वेरी करता गया और ये आपके पास रीडिंग आ गई। ठीक, क्लियर हो गया। अब जो है बच्चों उसको समझो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो हम लोगों को रीडिंग मिली है, मैं ये जो मुझे करंट की रीडिंग मिली है, करंट की ये रीडिंग जो फर्स्ट रीडिंग है ना, उसको मैं A1 बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? A1। इसको मैं बोलता हूँ A2, रीडिंग 2, रीडिंग 3, रीडिंग 4, रीडिंग 5। समझा? अब मुझे बताओ सबसे अच्छी रीडिंग कौन सी है, सबसे बढ़िया रीडिंग कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर बढ़िया रीडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका एवरेज लेना पड़ेगा। समझा? क्लियर हो गया? तो आप क्या करेंगे, इसका एवरेज लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। किसकी मीन वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग? करंट की। किसकी मीन वैल्यू? क्योंकि करंट ही मेजर किया हमने, है ना। तो करंट की मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? A1 A2 A3 बोल दो या I1 I2 बोल दो, ऐसे बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई भी रीडिंग है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता तो क्या लिखते हैं? R1 R2 I3। अगर यहाँ टेम्परेचर होता तो क्या लिखते हैं? T1 T2 T3। समझा? ठीक है ना। चलो भाई, तो अब मुझे इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं? सभी को ऐड कर दो और डिवाइड बाय जितनी क्वांटिटी है। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 5। ठीक है ना। I1 कितना है? 0, I2 कितना है? 2, I3 कितना है? 4, 6, 8 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 5। ठीक है ना। चलो भाई, अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। बताओ कितना आएगा? ये हो जाएगा 6, ये कितना होगा? 6, ये 8 डिवाइड बाय 5। बोलो जल्दी से कितना होगा? 6 4 10 कर लेते और 10 और 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सीधा 20। कितना हो जाएगा? 20। 20 बाय कितना होगा? 5। 5 1 जा, 5 4 जा, तो 4 एम्पियर क्या मिल गया? मीन वैल्यू मिल गई। 4 एम्पियर क्या मिल गया? मीन वैल्यू मिल गई। किसकी मीन वैल्यू मिल गई? करंट की मीन वैल्यू मिल गई। क्या ये मीन वैल्यू को मैं ट्रू वैल्यू बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि मीन वैल्यू ही क्या होती है? मीन वैल्यू ही क्या होती है? ट्रू वैल्यू होती है। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू है। समझा? ठीक है ना। इस तरीके से तो ये हमारे पास क्या हो गया? आई मीन हो गया। तो आई मीन यहाँ पर क्या है? ट्रू वैल्यू, जो कि कितना है? 4 एम्पियर। तो ये समझा मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, अभी निकालना क्या है? निकालना है एब्सोल्यूट एरर। निकालना क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? इसको यहाँ कर लेते हैं। उधर नज़र आ रही है ये? इतना नहीं आ रहा। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, मैं एब्सोल्यूट एरर निकाल के बताता हूँ। तो हमने अब तक क्या क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया मीन वैल्यू। ठीक है ना। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इसको लिख लेते हैं ऐसे। I1 कितना है बच्चों? 0। I2 कितना है? 2 एम्पियर। उसके बाद बताओ I3 कितना है? 4 एम्पियर। I4 कितना है? 6 एम्पियर। I5 कितना है? 8 एम्पियर। ठीक है, इसको हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखो ध्यान से, निकालना क्या है? निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है? मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। इसको डेल्टा आई बोल देता हूँ मैं। क्या बोल देता हूँ? डेल्टा। तो एब्सोल्यूट एरर किससे होगा? हमेशा डेल्टा से। अगर एब्सोल्यूट एरर इन टेम्परेचर होगा तो क्या लिखूंगा? डेल्टा टी। अगर बोलूँगा एब्सोल्यूट एरर इन टाइम तो क्या लिखूंगा? डेल्टा स्मॉल टी। एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर। समझा? क्लियर हो गया? ऐसा है। तो ये डेल्टा आई। अब ये हो जाएगा डेल्टा। अब फर्स्ट रीडिंग में निकाल रहा हूँ तो डेल्टा I1 लिखूंगा। अब बताओ फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस या मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी होगी? जो मीन वैल्यू होगी। मीन वैल्यू क्या आई बताओ जरा? आई मीन यानी ट्रू वैल्यू कितना आया? 4 एम्पियर। अब बताओ क्या फॉर्मूला है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना है? 4 माइनस फर्स्ट क्या है? फर्स्ट रीडिंग क्या है? 0। 4 माइनस 0 4 एम्पियर। समझा? तो ये इसका एरर है। तो 4 का एरर आ गया। सेकेंड डेल्टा I2 बताओ क्या आएगा? क्या होगा? वही ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसको ट्रू वैल्यू बताओ। इसमें ऐसा लिख सकता हूँ मैं, आई मीन ट्रू वैल्यू है माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या है? I1 है ना, फर्स्ट रीडिंग का। इधर पे क्या होगा? फिर से आई मीन माइनस सेकेंड रीडिंग का मेजर्ड वैल्यू क्या है?
I2। अब बताओ आगे कहानी कितना होगा, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 एम्पियर। ठीक है ना, चलो भाई। उसके बाद थर्ड बताओ, डेल्टा I3, बोलो आई मीन आएगा माइनस क्या होगा, I3 होगा, समझे, बोलो 4 माइनस I3 कितना है, 4, इसमें 0 है। उसके बाद बताओ डेल्टा I4, बोलो आई मीन माइनस I4, आई मीन इज 4, I4 इज 6, आंसर कितना आएगा, -2, मॉड से बाहर निकल के 2, समझा। चलो भाई आगे कहानी। उसके बाद बताओ फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा I5, बोलो जल्दी से, आई मीन माइनस I5, बोलो कितना होगा, 4 माइनस 8 कितना होगा, -4, मतलब 4, समझा, क्लियर हो गया। आपको क्या देगा क्वेश्चन में, रीडिंग। आपको सबसे पहले निकालना क्या है, मीन वैल्यू, उसके बाद क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, समझे। पहले क्या देगा, रीडिंग, निकालना क्या है, मीन वैल्यू, उसके बाद क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, फिर क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना, उसका एल्गोरिथम यहाँ लिख करके देता हूं मैं आपको। गिवन क्या होगा, रीडिंग्स, आपको निकालना क्या है, फिर मीन वैल्यू, उसके बाद क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स यानी हर एक रीडिंग में, और उसके बाद क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्यों, मीन एब्सोल्यूट एरर, समझा, क्लियर हो गया। फिर आगे बताऊंगा रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सीक्वेंस में चलना है लेकिन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब क्या निकालना, क्या है उधर, क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब समझ रहा है क्या, मतलब समझ रहा है, हाँ वेरी गुड। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, सभी एब्सोल्यूट एरर जो आए उन सब का क्या कर दो, मीन ले लो, मीन मतलब एवरेज ले लो, ठीक है ना। बोल जल्दी से, क्या आएगा, 4 2 0 2 4 डिवाइड बाय कितना होगा, 5, ठीक है ना, कितना होगा, 4 4 8 और ये 4 4 8 2 10 और 12 कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना। चलो भाई 5 1 जा 5 2 जा 5 5 4 जा तो 2.4, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो 2.4 क्या आया बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको लिखते कैसे पता है, डेल्टा आई मीन, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर है। देखो ये क्या एब्सोल्यूट एरर है, तो याद रखने का तरीका ये है, एब्सोल्यूट एरर ए से आता है, ये 2 नीचे से हटा दो तो क्या आएगा, डेल्टा, याद रख सकते हैं इसे कि एब्सोल्यूट एरर में क्या सिंबल लगेगा, डेल्टा लगेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो डेल्टा आएगा, और डेल्टा ए मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर का हमने मीन निकाल लिया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो अभी अब क्या, अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल रिजल्ट लिखते कैसे, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग क्या लिखना, इसके बाद आप लोग लिखना फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट को बच्चों लिखने का तरीका क्या है, फाइनल रिजल्ट को लिखने का तरीका है, आई या ऐसे लिखता हूँ उसको मैं, मीन वैल्यू मतलब क्या, ट्रू वैल्यू लिखता हूँ उसको मैं, क्या लिखता हूँ, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ट्रू वैल्यू को और क्या लिख सकते, मीन वैल्यू लिख सकते, तो यहाँ लिख देता हूँ मीन वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये फाइनल रिजल्ट होता है, समझा, क्लियर हो गया। चलो अब बताओ फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ बताओ, हाँ फाइनल रिजल्ट बताओ। फाइनल रिजल्ट होता है मीन वैल्यू, बोलो मेरे साथ रिपीट करो, मीन वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। बोलो मीन वैल्यू क्या है बच्चों, मीन वैल्यू 4 है, प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 2.4, ये आ गया फाइनल आंसर, समझा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आगे और 2 चीज़ें हैं, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, वो भी बताता हूँ, लेकिन ये सीक्वेंस को फॉलो करना है। आपको दिया क्या होगा, रीडिंग, आप निकालोगे क्या, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू के बाद क्या निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर, उसका फॉर्मूला बोलो, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। एब्सोल्यूट निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, फिर लिखोगे फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट का फॉर्मूला क्या है, मीन वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, समझा, क्लियर हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, क्वेश्चंस कराऊंगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉपी करो। तो ये हम लोग ने क्या कर दिया, फाइनल रिजल्ट ऐसे लिख दिया, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 2.4, ये काफ़ी ज़्यादा एरर है,
ये ज़्यादा एरर इसलिए है क्योंकि हमने कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया था ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आपको प्रोसीजर समझाना यहाँ पर मेरा प्राइमरी एम है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये ऐसे क्या करते हैं हम लोग, फाइनल रिजल्ट इसको लिखते हैं। ये जो आपका एरर होना चाहिए, ये जो चीज़ है वो क्या होती है, एरर होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या है, एरर। तो ये जो एरर है ये 5% से कम होना चाहिए। आप बोलेंगे सर परसेंटेज में तो है नहीं, तो मैं आपको परसेंटेज में निकालना सिखाता हूँ एरर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो फाइनल रिजल्ट लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी परसेंटेज एरर निकालेंगे। उससे पहले निकालना पड़ेगा रिलेटिव एरर। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग निकालेंगे रिलेटिव एरर। वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, ठीक है ना। चलो भाई, तो उसको शॉर्ट पे लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय क्या होगा, मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ठीक, तो इसको मीन वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हो, ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हो। याद रखने का तरीका ये है, माई आंटी इज़ इन इंग्लैंड। याद रखने का तरीका क्या है, माई आंटी इज़ इन इंग्लैंड, और उसका क्या है, कोई टीवी, ठीक है ना। तो माई आंटी इज़ इन इंग्लैंड और डिनोमिनेटर में क्या है, टीवी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, याद हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो माई आंटी इज़ इन इंग्लैंड और डिवाइड बाय क्या है, टीवी, ठीक है ना। माई आंटी इज़ इन इंग्लैंड मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया हमारा, इस केस में कितना आया, 2.4। ट्रू वैल्यू कितना था, 4 था, समझे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 1 जा 4 6 जा, कितना होगा 0.6 का रिलेटिव एरर आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको बच्चों निकालना है परसेंटेज एरर। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर कितना आया, 0.6 इंटू 100 मतलब आएगा 60%, समझे। तो हमारी रीडिंग में कितना एरर है, 60%। क्यों, कोई भी रैंडमली वैल्यू लिया ना मैंने, उससे मतलब नहीं है वैल्यू क्या है। प्रोसीजर समझ में आया ना, प्रोसीजर ऐसे ही समझता है, समझा, क्लियर हो गया। बुक में जो चीज़ें दी हुई हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें दी हुई हैं, मैं कई बैचेस में वैसे पढ़ा चुका हूँ, दिमाग में बैठता नहीं है बच्चों के। तो क्या करना पड़ता है, कोई भी रीडिंग लो, उससे समझाओ, छप जाता है दिमाग में, अच्छा ऐसे करना है इसको, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब यही प्रोसीजर आपको हर सवाल में लगाना है, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपका रिलेटिव परसेंटेज एरर हो गया। और एरर कितना होना चाहिए, 5% से कम। बोर्ड के पेपर में भी एरर कितना होना चाहिए, 5% से कम, समझा। जब हम न्यूमेरिकल अभी आप निकालेंगे विथ लॉगरिथम यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो हर एक में एरर आता है कैलकुलेशन में, 5% से कम एरर होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। तो इस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी करो उसको पहले, और सब पूरा एल्गोरिथम लिख के देता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ये एल्गोरिथम को, ये जो सीक्वेंस हमने देखा, उसको फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्या दिया होगा, रीडिंग कैसा होगा, गिवन। उसके बाद आप लोग क्या निकालोगे, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू। मतलब ये स्टेप में क्या करना है, मीन निकालो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, एब्सोल्यूट एरर। इसका सिंबल क्या है, डेल्टा ए। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है बच्चों, मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तीसरे स्टेप में ये करना है। चौथे स्टेप में क्या करना है, डेल्टा ए यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हाँ मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब इसमें क्या करना है, यहाँ मीन निकालो, तो यहाँ क्या करो, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो, समझे। यहाँ क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो। यहाँ क्या करना बताओ, इसके बाद हाँ अब लिखो फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते बच्चों, मीन वैल्यू प्लस और माइनस, बोलो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, समझे। ये होगा फाइनल रिजल्ट।
इसके बाद लिखते हैं क्या आपका रिलेटिव एरर। क्या लिखते हैं? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? माई आंटी इज इन इंग्लैंड डिवाइड बाई टीवी। ठीक है ना, मतलब क्या? मीन एब्सोल्यूट मतलब डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, समझे? उसके बाद क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर इनटू 100, ऐसे आएगा परसेंटेज एरर। जितना पढ़ाया सब समराइज कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? कॉपी फटाफट। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज का सेशन कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। बुक में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तो बहुत क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। नीट, जेईई मेंस, एडवांस, सीईटी में तो ये सब था ही नहीं और फिर से निकाल दिए। 2 साल से रहा फिर निकाल दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जाम्पल 1.5 में रेडियस दिया हुआ है एक स्फीयर का, अलग अलग रीडिंग्स लिए हैं उसकी, और आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोला है निकालने, मतलब मीन वैल्यू निकालने बोला है और बाकी चीज़ें भी निकालने बोला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ ज़रा? मीन वैल्यू जल्दी बोलो। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 डिवाइडेड बाय 5। 5 रीडिंग्स है। अब बताओ कितना होगा ये आएगा आपका 5.63, 5.54 प्लस कितना है 5.54 प्लस कितना होगा 5.44 प्लस 5.40 प्लस 5.35 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना, अब मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ उसकी। ठीक है, वो तुम कर सकते हो ना, ऐड मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। ठीक है, चलो तो ये जो आएगा आपका मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितना आया वो उसको ऐड करके डिवाइड करने के बाद 5.472, ये आपका क्या आ गया मीन वैल्यू। क्लियर हो गया? अब आपको क्या निकालना है? बी पार्ट में क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। कैसे निकालोगे? उसके लिए पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? डेल्टा R1। डेल्टा R1 क्या होगा मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब ये क्या है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस यानी क्या होगा बताओ ज़रा? इसकी जो ट्रू वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5.472 माइनस R1, यही करेंगे है ना। ट्रू वैल्यू कितना आएगा? 5.472 माइनस R1 कितना है? वो है 5.63। जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा डेल्टा R1 है। ऐसे डेल्टा R2, डेल्टा R3 कहाँ तक जाएंगे? डेल्टा R5। उसके बाद क्या निकालना होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकलेगा वो? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अप टू कहाँ तक जाएंगे? डेल्टा R5 डिवाइड बाय क्या होगा? 5। इससे क्या मिलेगा? आ जाओ। इससे क्या मिलेगा अपने को? मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। ये वायर संभालो। इससे क्या मिलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। उसके बाद क्या निकालना है अपने को? रिलेटिव एरर। कैसे निकालोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। उसके बाद परसेंटेज एरर वो क्या होगा? रिलेटिव एरर इनटू 100। समझा? कर लोगे खुद से, ट्राई करके आओ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा इसको। समझा? क्लियर हो गया ना? चलो पैक कर लो।